नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो सीरीज में आपका। मेरा नाम भोला प्रसाद यादव है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। इसी डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होते हैं किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाने के लिए मैं आपको एक जनरल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए किसी क्लास में कोई टेस्ट होता है, वहां पर अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है मतलब कि वो बेस्ट है तो उसको 3 स्टार मिलते हैं। अगर सेकंड आता है वो बेटर होगा फिर और उसको 2 स्टार्स मिलेंगे। और अगर सिंगल स्टार मिलता है इसका मतलब वो बच्चा क्लास में थर्ड आया है और वो गुड है। अब मानते हैं किसी बच्चे को एक बार 2 स्टार्स मिलते हैं, तो 2 स्टार्स का मतलब आपको ये पता चल जाएगी कि वो बच्चा क्लास में सेकंड आया है और बेटर है। और दूसरी बार में उसको 3 स्टार्स मिलते हैं। अब इस बार आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है और बेस्ट। तो आपको सिंबल देखकर पता चल जा रहा है कि क्लास में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसी तरीके से एसिम्प्टोटिक नोटेशन किसी भी एल्गोरिदम को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 बिग ओ नोटेशन, नंबर 2 ओमेगा नोटेशन या बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। ये 3 तरीके के नोटेशन। अब इनको कैसे दिखाया गया है ये हम अभी आपको जब बिग ओ नोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। चलिए देखते हैं बिग ओ नोटेशन क्या होता है। बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। देखिए यहाँ पर ये जो नोटेशंस हैं ये बाउंड के थ्रू समझाते हैं आपको कि किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस कैसी होगी या उसके कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट कैसी होगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। तो अगर कोई एल्गोरिथम किसी भी पार्टिकुलर वर्क को करने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लेगा वो उसका अपर बाउंड है। मतलब अगर आपने किसी एल्गोरिथम के लिए कोई फंक्शन रन किया और उसकी वैल्यू मानते हैं यहाँ पर fn आपका फंक्शन था जो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए है जिसको आप रन करा रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू c.gn तक जाती है। मैक्सिमम वैल्यू c.gn तक जाती है, तो c.gn जो होगा इसके लिए अपर बाउंड होगा। देखिए अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि मैंने कहा है कि c.gn जो होगा वो हमेशा अपर बाउंड होगा fn का, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा c.gn की जो वैल्यू होगी वो हमेशा fn से बड़ी होगी। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर तो देखिए fn c.gn की वैल्यू छोटी है fn से और सही बात है, यहाँ पर वैल्यू इसकी छोटी भी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो n नॉट है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के बाद में अब आप कोई भी n की वैल्यू लीजिए, मतलब n नॉट के इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है for all value of n greater or equal to n naught. For all value of n greater or equal to n naught, fn is less or equal to c.gn होगा तब। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि n नॉट के बाद की बात। अब अगर ये हमेशा के लिए होता है कि fn is less or equal to c.gn, then it is represented by gn is big O of fn। ठीक है, तब ये कहा जाएगा कि जो फंक्शन gn है वो बिग O होगा fn का। इसका मतलब जो gn होगा वो अपर बाउंड होगा fn का। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मैंने आपको बताया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट एंड n नॉट इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये आपका एक फंक्शन है, यहाँ पर आपको दिया गया है fn इक्वल टू 2n+3। तो आपको एक ऐसा फंक्शन यहाँ पर लिखना है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेट और इक्वल रहे fn से 2n+3 से। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं बताऊं कि यहाँ पर मैंने सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लिखी हुई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 log n रूट n, ये सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो अब आपको यहाँ पर रखना है वो वैल्यू जिसके लिए 2n+3 लेस आर इक्वल टू है। ठीक है, तो आप क्या रख सकते हैं, आप n स्क्वायर भी रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर की वैल्यू के बाद में ये n स्क्वायर भी हमेशा 2n+3 से बड़ा आएगा। n क्यूब भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ से आपकी यहाँ पर n टर्म है ना, तो n से बाद की सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज इसके लिए अपर बाउंड का वर्क करेंगी। लेकिन जब भी हम अपर बाउंड की बात करते हैं तब ये बात याद रखिएगा कि हम हमेशा लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि क्लोजेस्ट वैल्यू। देखिए n स्क्वायर रखेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ से हम अगर
10n रख दें, 10n पुट करें तब भी तो ये इससे बड़ी रहेगी। यहां तक कि आप बात करिए 5n रख दें तब भी इससे बड़ी रहेगी, 3n रखेंगे तभी इससे बड़ी रहेगी। तो 10n भी बड़ा है, क्लोजेस्ट नहीं होगा, 5n भी क्लोजेस्ट थोड़ा कम होगा 3 से, 3n जो होगा वो क्लोजेस्ट होगा, सबसे क्लोजेस्ट होगा। क्योंकि 2n हम कर नहीं सकते, क्योंकि 2n के बाद में 2n तो इधर भी है, 3 ऐड होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3n, यहाँ पर आप 3n रख सकते हैं। और ये 3n वो वैल्यू है, वो फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमेशा 2n+3 से बड़ी रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये 3 है ये है c। अब देखिए यहाँ पर n0 की वैल्यू क्या होगी, n0 की वैल्यू आप पता करने के लिए क्या करें, इसमें आप n की वैल्यू रखें और जो n की फर्स्ट वैल्यू होगी वही होगी n0 की वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं दोनों इक्वेशन में। तो n = 1 के लिए इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। यहां से आपका आएगा 2 × 1 + 3 लेस आर इक्वल टू, तो यहां से आपको मिलेगा 2 + 3 लेस आर इक्वल टू 3। यहां से 5 इज लेस आर इक्वल टू 3 आएगा, जो कि गलत है। इसका मतलब n की वैल्यू को हम 1 नहीं रख सकते हैं, ये आपका गलत होगा। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, n = 2, तो यहां से आपको मिलेगा 2 × 2 + 3 लेस आर इक्वल टू 2 × 3 4 + 3 लेस आर इक्वल टू 6 7 इज लेस आर इक्वल टू 6। यह भी गलत है क्योंकि अब हम इस 2 भी नहीं रख सकते n की वैल्यू को। 3 पुट करके देखते हैं, तो आपको यहां से मिलेगा 2 × 3 + 3 लेस आर इक्वल टू 3 × 3, दैट मीन्स 2 3 जा 6 6 3 9 इज लेस आर इक्वल टू 9। ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, मतलब यहां से आप n = 3 रख सकते हैं। मतलब n का जो रेंज है उसकी फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो जो मैंने आपको बताया कि n की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही n0 होगी। तो n0 इक्वल टू आपको यहां से क्या मिला, n0 की वैल्यू मिली आपको 3 और c की वैल्यू आपको 3 मिली है, c की वैल्यू 3। तो आपका ये जो फंक्शन होगा ना f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c डॉट gn, जहां से fn और cgn की वैल्यू, fn की वैल्यू ये होगी और c डॉट gn की वैल्यू ये होगी। तो ऐसा है, ये बिगो नोटेशन आपको समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं ओमेगा नोटेशन। आपने बिगो नोटेशन में देखा कि वहां पर fn की जो वैल्यू है, वहां पर fn की वैल्यू थी लेस आर इक्वल टू c डॉट gn, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गई है, यहाँ fn की वैल्यू है ग्रेट आर इक्वल टू c डॉट gn। मतलब वहां पर आप निकाल रहे थे अपर बाउंड, यहाँ पर आपको निकालना है लोअर बाउंड। ओके, तो यहां से देखिए ये फंक्शन जस्ट अपोजिट हो गया है। अब fn की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए बड़ी होनी चाहिए c डॉट gn से, तो ये जो gn होगा ये इसका लोअर बाउंड होगा, वही हमें फाइंड करना है। इसको दिखाते कैसे हैं, fn = ओमेगा ऑफ gn। सारी कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होती हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेट आर इक्वल टू n0 शुड बी ग्रेटर टू 0 एंड c इज आल्सो ग्रेटर टू 0। ओके, अब यह एग्जांपल हम फिर से लेकर देखते हैं। यहां पर अब आपको निकालना है 2n + 3 इज ग्रेट आर इक्वल टू समथिंग, वो आपको राइट करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको राइट करना है। तो अब आप यहां से देखिए ये n की रेंज है, यहां से आप इधर से सारी वैल्यू आप रख सकते हैं। मैंने वहां आपको बताया था कि क्लोजेस्ट वैल्यू रखना है। क्लोजेस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जो सबसे क्लोज हो। तो यहाँ पर भी क्लोज वैल्यू रखना है, तो ये आप रख सकते हैं। ये सारे इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप रख सकते हैं n। देखिए n रखने पर ये कंडीशन सही होगी बिल्कुल। और आप चाहे तो 2n भी रख सकते हैं, 2n के लिए ये भी ट्रू होगा, क्योंकि आप n की वैल्यू चेंज करिए, 2n यहाँ भी है, यहाँ भी 2n बन जाएगा। और जब 2n बनेगा तो इसमें 3 हमेशा के लिए ऐड हो रहा है, तो ये हमेशा दोनों ट्रू होंगे, मतलब ये हमेशा ग्रेटर इक्वल ही होगा 2n से। ठीक है, तो यहाँ से आपको n0 की वैल्यू मिलेगी क्या, n0 की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है तो 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी 2। तो आप लिख सकते हैं fn इज ग्रेट आर इक्वल टू c डॉट gn, जहां से आपको c डॉट gn की वैल्यू पता है, ये है 2n, और आपका जो fn है ये तो आपका गिवन ही था 2n + 3।
ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जब भी हम ओमेगा नोटेशन फाइंड करते हैं तो हमेशा जो लोअर बाउंड होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारे लोअर बाउंड है, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, ये सारे ये लोअर बाउंड है, सबसे ज्यादा लोअर बाउंड इस मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो ये देखिए रखना है हमें, देखिए ये सबसे छोटा, उससे ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो जो अब हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हमारे लिए लोअर बाउंड भी हो और सबसे बड़ा हो, तो देखो ये लोअर बाउंड है, सारे के सारे लोअर बाउंड है, सारे के सारे लोअर बाउंड है, लेकिन इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से ये n बड़ा है। ठीक है, n सबसे बड़ा है लोअर बाउंड में, सारे लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा हो, वहां पर आप देखिए सारे अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा हो, तभी तो कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आप सारे लोअर बाउंड को ले लीजिए, सारे लोअर बाउंड के ले लीजिए, उसमें से जो सबसे ग्रेटर हो वो आपका होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आशा ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नोटेशन देखते हैं, जो कि आपका है थीटा नोटेशन। अगर आपको बिगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि थीटा नोटेशन आपको आ ही गया, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों ही बताए जाते हैं। मतलब कि आपको बिगो नोटेशन भी इसमें होता है और ओमेगा नोटेशन भी होता है इसमें। तो इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों फाइंड करने होते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है fn वो c2.gn से छोटा है और c1.gn से बड़ा है। तो इसमें देखिए, इसमें अपर बाउंड भी हमारे पास है और लोअर बाउंड भी है। तो हमारा फंक्शन जो है इन दोनों फंक्शन के बीच में वेरी करता है, इसीलिए इसको कहते हैं, यहाँ गलत लिख गया है, अपर बाउंड नहीं, यहाँ होगा टाइट बाउंड, टाइट बाउंड। ओके, यहाँ पर टाइट बाउंड होगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टाइट बाउंड, क्योंकि हमारा फंक्शन दोनों के बीच में टाइट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है c1.gn की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी fn से, c2.gn की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ओके, तो हमारा जो gn होगा वो कहलाएगा टाइट बॉन्ड ऑफ fn। सारी कंडीशन यहाँ पर भी सेम है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे fn इक्वल टू होगा थीटा ऑफ gn के। ठीक है, थीटा ऑफ gn के इक्वल होगा टाइट बॉन्ड होगा gn fn। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n should be greater or equal to n naught, n is greater than 0 and c is greater than 0। ठीक है, तो इसको वही एग्जांपल लेते हैं और यहां से देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो आपने बिगो में वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू रख दीजिए c2.gn की जगह पर, और जो आपने ओमेगा में वैल्यू निकाली थी वो रख दीजिए c1.gn की जगह पर। तो ये फंक्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए आपका फंक्शन है 2n + 3। अब ये लेस आर इक्वल टू किसके होगा, c2.gn के, और c2.gn की जगह पर रखेंगे हम क्या, बिगो में जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 3n, और जो आपकी ओमेगा में वैल्यू आई थी वो हम रखेंगे c1.gn की जगह पर, वो वैल्यू आई थी आपकी 2n। तो आप देखिए ये जो 2n + 3 है ये हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा 3n के, और हमेशा बड़ा होगा 2n के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप कोई भी n की वैल्यू कोई भी रख के देखिए, बस वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए n0 के, तो हमेशा आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर n0 फाइंड करना है, n0 फाइंड करना है आपको। n0 की वैल्यू आप रखेंगे 3, n0 = 3 यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये ग्रेटर और इक्वल होगा, लेकिन 1 रखने पर ये छोटा हो जाएगा। तो आपकी n0 की वैल्यू होगी यहाँ से 3, और c की वैल्यू, c1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी, c1 की वैल्यू आपकी होगी 2 और c2 की वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी 3। ठीक है, c2 की वैल्यू 3 होगी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन gn है वो टाइट बॉन्ड है fn का। हाँ, ये कुछ और नोटेशन है जिनको आप देखेंगे, लिटिल o और स्मॉल o नोटेशन। ओके, देखिए आपने बिगो नोटेशन में देखा कि fn इज लेस और इक्वल टू c.gn होता है। ओके, तो ये जब इक्वल टू हटा देना तब वो होता था, उसको कैपिटल o से दिखाते थे। ठीक है, कैपिटल o से दिखाते थे और इसको स्मॉल से दिखाते हैं। तो कैपिटल o और स्मॉल o में अंतर केवल इतना है कि यहां से इक्वल टू हटा दो, कैपिटल O वाले बिगो से आप अगर ये इक्वल टू हटा दें तो ये बन जाता है आपका स्मॉल o। ठीक है, लिटिल o नोटेशन बन जाता है। तो यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं है, तो fn इज लेस देन c.gn, ये आपका होता है लिटिल o नोटेशन। और उसको कैसे दिखाते हैं, fn इक्वल टू बिगो ऑफ gn,
और इसको दिखाते हैं Fn इक्वल टू स्मॉल ओ या लिटिल ओ ऑफ Gn। सिमिलरली इस यहाँ पर स्मॉल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा में आप कहते थे कि Fn इज ग्रेटर इक्वल टू सी डॉट Gn, और यहाँ पर ये जो होता है स्मॉल ओमेगा नोटेशन में Fn इज ग्रेटर देन Gn, यहाँ से भी इक्वल टू हटा दिया जाता है, तब ये आपका बन जाता है स्मॉल ओमेगा नोटेशन। और वहां पर आप दिखाते थे Fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn या लोअर बाउंड ऑफ Gn, यहाँ पर इसको दिखाते हैं Fn इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ Gn। ये कुछ और नोटेशन है जिनको आपने देखा, आशा है आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए कि और कौन सा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। वैसे मैं ये पूरी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।